माय डियर ऑनरेबल फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपना कैंडिडेचर बतौर वाइस प्रेसिडेंट HCBA रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, अपने ऑनरेबल फ्रेंड से बात करता हूँ, तो मुझसे पूछते हैं कि अप्रैल में तो आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप इलेक्शन प्रोसेस में आ गए। उनका उत्तर देने से पहले मैं उनको ये बताना पसंद करता हूँ कि जनहित में काम करना, अपने वेलफेयर से हटकर सबके वेलफेयर के लिए काम करना, ये मुझे अपने लीगल प्रैक्टिस के आरंभिक दिनों से ही पसंद है। उदाहरण के तौर पे ये देख लीजिए, ये जो रैंप है हमारे हाई कोर्ट में, एक्सेलेटर हैं, लिफ्ट्स हैं, ये भी ऐसी ही एक जनहित याचिका का नतीजा है। अब 4-5 साल पहले जब मैं बतौर एग्जेक्टिव मेंबर इलेक्शन में आया, तो उस समय कुछ सम्मानीय जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद ये करना है कि एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो पिक्चर है वो कहीं हाई कोर्ट में अच्छी जगह पर आपने लगानी है। मुझे ये जानकर अचरज हुआ कि पूरे हाई कोर्ट परिसर में उनकी जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी कोई फोटोग्राफ तक हाई कोर्ट परिसर में नहीं थी। तो मैंने उनको कहा, मेंबर्स को, ऑनरेबल मेंबर्स को, कि देखिए इलेक्शन तो एक अलग मुद्दा है और ये तो ऐसा है कि इसका इलेक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं, ये तो होनी चाहिए। सभी जो एडवोकेट्स, ऑनरेबल मेंबर्स हमारे मेन हॉल में बैठते हैं, लॉन वाले हॉल में बैठते हैं, उनसे अनुग्रह किया गया, उन्होंने योगदान दिया और हमने एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक फ़ोटो तैयार करी, जो हमारी उस समय की जो एग्जेक्टिव कमेटी थी उसके सहयोग से उसका जो स्थापना थी, कह सकते हैं, उसको मेन हॉल में चीफ जस्टिस वजीफदार के हाथों से हुआ। इसके बाद मैं एग्जेक्टिव चुना गया। हमारे यहाँ बार का एक बेनोलेंट फंड है। बेनोलेंट फंड के तहत हमें कई सुविधाएं हैं, एक तरह से हमारी इंश्योरेंस समझ लीजिए। लेकिन अचरज की बात यह है कि हमारे केवल 700 मेंबर ही उसके रेगुलर सदस्य हैं। कारण ढूंढने में पता लगा कि हम सभी के जो एरियर्स हैं, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 30,000, वो जमा हो गए हैं और कोई भी उनको पेमेंट करने के लिए इतना इच्छुक नहीं है। तो एक मैंने वहाँ पर कोशिश करके एक रूल बनवाया कि हम जो पिछले हमारे एरियर्स हैं उनको लंप सम की बजाय हम उनको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं और हमारे जो बेनोलेंट फंड की सदस्यता है उसको रेगुलर माना जाएगा। चलिए, ये रूल भी पास हुआ। मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने भाइयों के लिए और इवन खुद के लिए भी कुछ किया। इसके बाद इलेक्शन रूल्स कमेटी, जिसने 2017-2018 में इलेक्शन रूल्स को अमेंड किया, उसका भी मैं एक सदस्य था। उसमें मेरा जिस चीज़ को मैं गर्व करता हूँ वो ये है कि मैं ये रूल लाने में कामयाब हो गया कि बजाय कि हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो सीधा बार काउंसिल में अपील में जाएं, यहाँ पर एक इलेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हो। ये रूल हाउस के सामने रखा गया और हाउस ने इसे पारित भी किया। मैं इसे अपनी एक अच्छी अचीवमेंट मानता हूँ। इसके अलावा उसी दौरान, एग्जेक्टिव बने हुए के दौरान, मैंने देखा कि जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें किताबें ऐसी रखी हुई हैं जैसे किसी लाइब्रेरी में नहीं, किसी स्टोर में रखी गई हों। काफ़ी मेहनत के बाद एक लिस्ट तैयार की गई, जो किताबें हमें नहीं चाहिए थी उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ऑनरेबल मेंबर्स को मिनिमम प्राइस पर सेल किया गया। केवल 90,000 रुपये के खर्चे में, जिसमें से 60,000 रुपये तो पुरानी किताबें बेचने के बाद ही हमारे पास आ गए थे, केवल 90,000 के बजट में लाइब्रेरी की एक बेसिक अपडेशन हो गई कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारे कमेंट्रीज हैं, वो हमारे पास लेटेस्ट उस समय की आ गई। इसके बाद बार काउंसिल के एक अति सम्मानीय मेंबर साहब ने मुझे वहाँ पर कोऑप्ट कर लिया। तो कोऑप जैसे ही किया, मुझे उसमें कमेटी में रखा गया, वेलफेयर फंड कमेटी में। तो उसमें मैंने सबसे पहला मेरा सवाल था कि हमारे कितने मेंबर्स इस कमेटी, इस जो फंड है, इसके सदस्य बने हैं।
और उत्तर जानकर मैं हैरान हो गया कि केवल 10 या 15 मेंबर ही हमारी बार के इस फंड के, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है हम एडवोकेट्स के लिए, उसके मेंबर बने हुए थे। लास्ट डेट 3 दिन बाद थी। उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वह लोगों के पास, ऑनरेबल मेंबर्स के पास खुद जाकर ये बताया गया कि आप इसके मेंबर्स बने। बार काउंसिल के 3 एम्प्लॉइज़ को 3 दिन के लिए, वो जो लास्ट डेट्स थी उनके 3 दिन के लिए वहाँ पर मेन हॉल में बिठाया गया, यहीं पर फॉर्म एक्सेप्ट किए गए। नतीजा ये हुआ कि इस चीज़ में कामयाब हुआ कि हमारे 850 ऑनरेबल मेंबर से ज़्यादा इस फंड के सदस्य उस समय बन गए। अब ये देख लीजिए, टिकट तो हम सभी लगा रहे हैं, जो भी वकालतनामा हम भरते हैं उस पर 25 रुपये की टिकट लगा रहे हैं, लेकिन केवल आज तक उसके बाद 3-4 साल में अगर उसकी मेंबरशिप गई है तो वो 13 या 1400 हमारे जो मेंबर हैं उन्हीं तक गई है, वो भी पूरे चंडीगढ़ के मिलाकर, कोई अकेले हाई कोर्ट के नहीं। इस चीज़ को भी मैं अपनी एक अचीवमेंट मानता हूं, जो मैंने कि अपनी नज़र में मैंने उसको ठीक तरह से निभाने की कोशिश की उस समय। इस मार्च में मुझे हाउस द्वारा इलेक्शन कमेटी का को चेयरमैन चुना गया। हो सकता है कि कुछ कमी मेरे व्यवहार में हो, क्योंकि मेरा तरीका ये था, इच्छा हमेशा रही है कि बार के जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए हमें काम करना है अगर हम कहीं भी चुने जाते हैं। तो आपको जैसे देखते हैं कि कमेटी किस तरह से काम करी, मैं उस पर अब इस समय कमेंट करने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन उस समय भी ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कमेटी में आने का ही मतलब ये था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स की बजाय इस तरह से अपना योगदान बार को देना चाहता था, एटलीस्ट मार्च तक। उसके बाद कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में मुझे ये देखा मैंने कि इससे पहले कि मोदी जी पूरे देश को लॉकडाउन करते, हमारी ही बार ने कोर्ट को बंद करने की रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कर डाली। ये हमारा जो रेजोल्यूशन है 15 मार्च का, ये हमने निकाल दिया कि हमें कोर्ट बंद रखने हैं, कोई भी एडवोकेट है जो बिना मतलब से, बिना काम से कोर्ट में नहीं आएगा, सभी घर बैठिए। हैरानी की बात यह थी कि हमने बार की जो विशेष हैं, बार की जो विल है, उसको जानना अनिवार्य तो छोड़ लीजिए, उचित भी नहीं समझा। हालात इसके बाद बद से बदतर ही होते गए। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे एड हॉक कमेटी की, और वो ना तो इलेक्शन कमेटी ने पूरी करी, ना ही इस जो आउटगोइंग हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने पूरी करी। उसके बाद कोर्ट्स बंद थे, हम सभी घर बैठे हुए थे। वरिष्ठ हमारे जो मेंबर्स हैं उनके फ़ोन आए, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, और हमने 3 बार ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड गेट नंबर 1 के आगे प्रदर्शन किए। अल्टीमेटली जो हमने प्रदर्शन किया उसका नतीजा ये निकला कि बेशक कोर्ट तो नहीं खुल पाए, लेकिन मेंशनिंग प्रोसेस में जो थोड़ी लीनियंसी वह लेने में हम थोड़े कामयाब हो गए। लॉकडाउन के दौरान ही मेंबर्स ने, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, मेरे साथी वकील हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मुझे इलेक्शन में खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर जो समय है, एक कठिन समय है बार के ऊपर। इसमें मुझे उन्होंने कहा कि आपको आगे आना चाहिए। बहुत सोचने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में ही सोचूं। अप्रैल में मैंने अपना नामांकन नहीं भरा था, लेकिन इस बार अपने साथीगणों के प्रेरणा की वजह से और उनके अनुग्रह की वजह से, और ये चाहते हुए कि इस समय हमें योगदान देना ही है, तभी हम एक मतलब अपनी जो बार है इसको दोबारा उस पोजीशन पर ला सकेंगे जिस पे ये पहले थी कोविड-19 टाइम्स पे। उसके लिए मैंने अपना नामांकन बतौर वाइस प्रेसिडेंट HCBA भर दिया। मेरा जो उद्देश्य है इस समय आगे मतलब आने का, और जो मेरा इलेक्शन का स्लोगन है वह एक ही है, दैट इज फॉर ए मोर पार्टिसिपेटिव बार। जो भी कोई डिसीजन हमने लेना है, जो भी हमने आगे कदम बढ़ाने हैं, इस समय किसी एक की जो विजडम है वो इतनी सक्षम नहीं है कि हम अकेले चल सकें। मुझे आप सबका जो विचार हैं
वो लेकर उन्हीं को आगे, उनकी को इन व्यू रखकर आगे बढ़ना है और हमने अपनी बार के लिए इस समय काम करना है। इसीलिए जो मैं आपके आगे अपना कैंडिडेचर बतौर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SCBA आपके समक्ष आपके आदरणीय निर्णय के लिए रख रहा हूं। जो भी आपका फैसला होगा वह मेरे लिए एक मार्गदर्शक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदयपाल सिंह राही फॉर वाइस प्रेसिडेंट HCBA। थैंक यू।